नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने बुधवार को 6 राज्यों यूपी, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में छापेमारी की। यह सर्च ऑपरेशन पीएफआई के 12 ठिकानों पर चल रहा है। पीएफआई को पिछले साल आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते बैन कर दिया गया था। खबरों के मुताबिक राजस्थान के टोंक, कोटा, गंगापुर में एनआईए की टीम ने देर रात दबिश दी है। कई संदिग्ध को पकड़ा है। केंद्र सरकार ने पिछले साल 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े 8 संगठनों पर 5 साल का बैन लगाया था। गृह मंत्रालय ने इन संगठन को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। संगठन के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले। केंद्र सरकार ने ये एक्शन यूएपीए के तहत लिया। सरकार ने कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े एक संगठन की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा ईडी के ऑफिस पहुंचे। सर्वेश मिश्रा को पूछताछ के लिए ईडी ने बुधवार को दूसरी बार बुलाया था। इस दौरान सर्वेश मिश्रा ने कहा कि देश के कानून और संविधान पर भरोसा है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और अब आप विधायक अमानतुल्लाह के खिलाफ दिल्ली वक्फ बोर्ड के कामकाज में वित्तीय हेराफेरी की जांच पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उसके बाद मोदी जी ने हमारे एमएलए के ऊपर झूठे झूठे केस करने चालू कर दिए। हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलए पे अभी तक 170 से ज्यादा केस कर चुके हैं, 170 से ज्यादा, और उनमें 140 से ज्यादा केसेस में जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें सारे जजमेंट मोदी जी के खिलाफ हैं। सारे जजमेंट हमारे पक्ष में आए हैं कि झूठा केस किया गया, हमारे एमएलए के खिलाफ झूठी एफआईआर की गई, झूठी गिरफ्तारी की गई, गलत गिरफ्तारी की गई। उसके बाद इन्होंने पिछले 2 साल से हमारे मंत्रियों को और सीनियर नेताओं को अब गिरफ्तार करना चालू किया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार किया, इन्होंने कल अमानतुल्लाह खान के यहाँ ईडी की रेड की। मामला चूंकि कोर्ट में है, मैं सब जुडिस है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आपने मनीष सिसोदिया के केस में पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, अगर आपने वो सुनवाई सुनी हो, तो जिस तरह से जज बार बार उनसे एक ही सवाल पूछ रहे थे कि कोई तो सबूत दो, कोई तो सबूत दो, इन लोगों के पास एक भी सबूत नहीं था मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो इसका मतलब सारे के सारे केसेस झूठे किए जा रहे हैं। कल जो अमानतुल्लाह खान के यहाँ रेड हुई, वो भी एक तरह से, जिस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए मोदी जी की पूरी मुहिम है, उसी का एक हिस्सा है। आज तक एक नए पैसे का कहीं कोई हेराफेरी नहीं निकली। मैं नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करता हूं, आप इतनी इंक्वायरी हमारी, बोले बस घोटाला कर दिया केजरीवाल ने, सड़कों का घोटाला कर दिया, बिजली का घोटाला कर दिया, पानी का घोटाला, इतने घोटाले, इतनी जांच करा ली। एक नए पैसे का मैं चैलेंज करता हूं, एक नए पैसे का अगर आपको कहीं कुछ मिला हो, अगर मिला हो तो आपको लगता है मेरे को छोड़ देते मोदी जी, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। तो ये सारी की सारी जितनी जांच चल रही है, ये सारी फर्जी जांच है और उनका मकसद। वहीं आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ईडी ने रेड की
और मैं आज मुख्यमंत्री से मिला हूं। मैंने सारी उनको बात बताई है कि 12 घंटे तक सारे उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए, हमें अलग बिठा दिया, मेरे पूरे घर को सर्च किया, मेरे बेड को, मेरी अलमीरा को, मेरे कपड़े, हर एक चीज़ उन्होंने देखी, लेकिन मेरे घर में कुछ मिला नहीं उनको। और मेरे घर में पहले भी एक बार एसीबी ने सर्च किया था, तब उनको कुछ नहीं मिला था, और आज सर्च किया, आज भी उनको कुछ नहीं मिला। मेरा एक मोबाइल था, वो मोबाइल लेकर गए, जिसको सीज़ किया गया, सीज़ मेमो मुझे वो देकर गए हैं। और मैंने जब उनसे ये पूछा कि भाई आप किस एफआईआर के तहत आए हैं, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 2016 की कोई दिल्ली वक्फ बोर्ड की एफआईआर है, जब वक्फ बोर्ड भंग किया गया था, और वो तो ऑलरेडी जो है कोर्ट के अंदर है, चार्जशीट उसमें सबमिट हो गई है, और उसमें कहीं करप्शन के चार्जेस नहीं है, कहीं लेन देन की बात नहीं है, उसमें सिर्फ इरेगुलरिटीज़ की बात है कि आपने जो किया वो ड्यू प्रोसेस नहीं था। जबकि उनका कहना भी गलत है, जब आप कोर्ट में चल रहा है तो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस कोई चीज़ नहीं हुई है तो वो इरेगुलरिटीज़ हो सकती है, और इलीगलिटी भी नहीं है। लेकिन करप्शन कहाँ से आ गया, पीएमएलए कहाँ से आ गया, उसमें पैसे का लेन देन कहाँ से आ गया, तो उसमें कोई फंडिंग तो हुई नहीं है। वो तो 32 लोग थे, 32 लोगों को 2 महीने के लिए रखा गया था, इन्होंने खुद ही उनको हटा दिया था। 2 महीने की सैलरी गई है तो काम करने की बुनियाद पर गई है। अभी हाईकोर्ट वो लोग चले गए थे, तो हाईकोर्ट ने कहा कि भाई इन लोगों ने अगर काम किया है तो इनको पैसे आप देंगे, कैसे रखेंगे कैसे नहीं, है तो अलग चीज है। आप कह रहे पीएमएलए का मामला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना पर एक बार फिर बोलते हुए कहा कि हमने देश में सबसे पहले जातिगत जनगणना कराई और जारी की, क्योंकि आज के जमाने में विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। राज्यों में भी इसकी पूरी चर्चा हो रही है, और हम लोगों ने तो जो भी था, अब 9 पार्टियां थी, सबका मीटिंग करके भी सब बात बता दिया गया। और जब हाउस शुरू होगा तो एक एक हाउस में भी पूरा डिटेल, अब सब लोगों को जो भी किया गया है ना, आर्थिक स्थिति का भी, हर एक परिवार का जिसमें सभी जातियों का है, वो सब का उसी समय पूरा का पूरा सब करके और हाउस में भी रख दिया जाएगा। सब एमएल से को भी दे दिया जाएगा, एक एक चीज को जो जानेंगे तो हाउस में हम लोग रखेंगे। तो इसीलिए एक एक चीज को रख देंगे हम लोग, तो सब एक एक नाम। भाई आप चिंता मत करिए, एक बार सभी पार्टियों के साथ मिल करके हम लोगों ने तय किया, बहुत अच्छा हो गया। इसको सबसे पहले हम हाउस में रखेंगे, और उसके बाद आगे क्या करना है, जो कुछ भी करना है, सबसे विमर्श करके हम लोग करेंगे। अभी मत कुछ पूछिए हमसे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जनता को संबोधित किया है। अनुराग ठाकुर ने केटीवी भारत है हम एनिमेशन सीरीज को लॉन्च करते हुए संबोधित किया। इस दौरान उनका कहना है कि लोगों को यहां से पता चले कि देश में क्या हुआ है। ये एक अनोखी कोशिश है कि इसे 12 भारतीय भाषाओं और 7 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं में बनाया गया है, ताकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी गुमनाम नायकों के बारे में पता चले। जैसा कि नाम से ही विदित है, भारत और भारतीय के ताने बाने में बुनी इस एनिमेटेड सीरीज में हमारे देश का गौरवगान और हमारे नायकों की पर अभिमान की छाप है। इस एनिमेटेड सीरीज के माध्यम से हम भारत की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और उन नायकों के जीवन पर और उनकी उपलब्धियों पर एक ऐसा प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं जो शायद आज से पहले कभी नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है मुंजाल जी, इसमें 30% पात्र जो हैं वो महिलाएं हैं। आज भारत में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण पार्लियामेंट और असेंबलीज में नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ताकि एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में वो अपनी सेवाएं दे सकें, मैं कहता हूं इस भारत की महान भूमि में भारत की बेटियों ने तब से अपना योगदान दिया जब से हम स्वतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें भी और इस सीरीज में भी 30% महिलाओं को स्थान दिया गया, ऐसे नायकों को जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान अपना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। आप रुक करते हैं अगली खबरों का। बरेली में सीबीगंज क्षेत्र में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर 2 शहदों ने ट्रेनों के आगे फेंक दिया गया। आपको बता दें, कोचिंग से घर लौट समय छात्रा के साथ घटना हुई, जिसमें छात्रा ने एक हाथ और दोनों पैर कटे हुए, कई हड्डी भी टूट गई, तो वहीं छात्रा को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस शहदों की तलाश में जुटी हुई है।
बताया जा रहा है कि सीएम छात्रा के साथ घटना पर सख्त दिखाई दे रहे हैं और कार्रवाई के निर्देश पे दिए। फिलहाल प्रभारी निरीक्षक हल्का दरोगा और बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया और छात्रा के उपचार की व्यवस्था और 5 लाख रुपए राहता शाती तत्काल दिए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बरेली के मीरगंज में रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जमीन का बेनामा कराने के लिए चाचा, भतीजे और उसकी पत्नी आए थे, जहां भतीजे और उसकी पत्नी ने अपने चाचा की संपत्ति को अपने नाम कराने की बात कही, जिसका विरोध करने पर भतीजे और उसकी पत्नी ने वृद्ध चाचा से मारपीट करने लगे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपी को गई मीरगंज थाना ले गई। रायबरेली में तेज रफ्तार डीसीएम गाड़ी ने 2 महिलाओं को कुचल दिया है, जिसमें दोनों महिलाओं की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद डीसीएम चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के 7C मोड़ की बताई जा रही है। रायबरेली में चाइनीज मांझे पर लगाम नहीं लग पा रही है। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना एरिया थाना क्षेत्र के ITI मोड़ के पास की बताई जा रही है। तो आपको बता दें, चाइनीज मांझे पर रोक नहीं लग पा रही है। चाइनीज मांझे से घायल हुआ है बाइक सवार और जांच की जा रही है, लेकिन जो प्रशासन लाख दावे करता है उसके अभी तक कोई पड़ताल नहीं हो पा रही है। तो घायल का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। पीलीभीत के द्यूरिया क्षेत्र में करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिसका शव खेत से बरामद हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें, 35 साल का अमरपाल भट्टे पर काम करता था। घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक का माहौल है। रायसेना के सांची विदिशा बाईपास मार्ग पर वाहन चेकिंग किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 21 लाख रुपए सहित 8 किलो चांदी एक कार से जब्त किया है। टीम के साथ गज बासौदा निवासी अशोक जैन को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पैसे और चांदी को लेकर भोपाल जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें, चेकिंग के दौरान पुलिस को सफलता मिली। 21 लाख रुपए सहित 8 किलो चांदी बरामद की है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी इन सारे सामान को लेकर और रुपए और जेवरात को लेकर भोपाल जा रहा था। सिद्धार्थनगर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वीडियो में प्रोबेशन विभाग में उर्दू अनुवादक सहायक तनवीर अहमद घूसखोरी के रुपए लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं घूस में मिली 500 रुपए की गड्डी गिनते साफ देखे जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से 500 रुपए की गड्डी जो घूस मिली उसको गिन रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रोबेशन विभाग के अधिकारी ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। बिजनौर के जजी चौक पर सैकड़ों वकीलों ने इकट्ठा होकर जाम लगाया। आपको बता दें,
वकीलों ने पश्चिम यूपी में हाई कोर्ट में बेंच की मांग को लेकर जाम लगाया, तो वहीं वकीलों ने कहा कि सरकार ने चुनाव के समय सस्ता और सुलभ न्याय का वादा किया था, जो अभी तक पूरा नहीं किया। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा है। मुरादाबाद के कोतवाली इलाके में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें, मकान के रास्ते के विवाद के चलते हत्या की गई, जिसमें पुलिस ने 24 घंटे में हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हत्यारा और मृतक आपस में रिश्तेदार हैं। तो वहीं हत्यारे के रिश्तेदार ने 2 दिन पहले जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमें तो मालूम ही नहीं मुद्दे वालों को, ये डेमे कहाँ पे है, कहाँ नहीं रहते वही गाली में। अगली खबर हापुड़ से है, जहां वाइन शॉप पर ग्राहक और सेल्समैन के बीच जमकर मारपीट हो गई। तो वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वाइन शॉप पर ग्राहक और सेल्समैन के बीच ओवर रेट को लेकर विवाद हो गया था। तो वहीं बाबूगढ़ थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान में आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि अभी दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव में टिकटों का आवंटन नहीं किया गया, फिर भी दोनों पार्टी में आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तो वहीं भाजपा विधायक और चित्तौड़गढ़ के प्रबल दावेदार चंद्रभान सिंह आक्या ने कांग्रेस के पूर्व विधायक और राज्य मंत्री केदार शाह प्राप्त सुरेंद्र सिंह जड़ावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सुबह सुबह घर के घूमने के लिए निकली एक महिला गंग नहर में मौत की छलांग लगाते हुए नजर आई है। बताया जा रहा है कि घटना पास में ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। खतौली कस्बा की रहने वाली युवती ने प्रेम प्रसंग की वजह से खतौली गंग नहर पुल से मौत पे छलांग लगा दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, युवती के परिजनों ने लापता युवती को 2 दिन तक सभी जगह तलाश किया, मगर जब युवती कहीं नहीं मिली तो पता चला तो पीड़ितों ने परिजनों द्वारा इसकी सूचना खतौली कोतवाली पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने युवती की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए जब मामले की जांच पड़ताल कर क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो तब कहीं जाकर घटना से पर्दा उठा। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।